दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र प्रताप। एग्जाम जी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ नया करते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर आईएएस के 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब 2009 से 2019 तक के। तो हम लोग ये पूरा एकदम फिक्स पैकेज होगा। और इसमें हम लोग आज शुरू करेंगे 2015 के, मतलब 2015, फिर 2016, फिर 2017, फिर 2018, फिर 2019। जो 2019 ख़त्म हो जाए फिर आएंगे 2014, 2013 करते हुए हम ये 10 साल के पूरे मतलब एग्ज़ाम से पहले ये 10 साल के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही जाएंगे। चलिए, तो इसमें हम 2015 का पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गया था? अब देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो प्रारंभ किया गया था, ये लोगों का अकाउंट बैंकों में खुलवाया जा रहा था, तो ताकि उनके अकाउंट में डायरेक्ट मनी को ट्रांसफ़र किया जा सके। जो मनी को जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन के लिए कार्य किया जा रहा था। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके मतलब ये प्रारंभ किया गया था, 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया था, जब बीजेपी गवर्नमेंट मतलब बीजेपी सत्ता में आई थी। उसके बाद इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो चलिए इसको देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। क्या आवास ऋण प्रदान किया गया था? नहीं, आवास ऋण नहीं प्रदान किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। क्या स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया था? नहीं, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित नहीं किया गया था। और अगला ऑप्शन देखते हैं, सी वाला, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए गया। क्या वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया गया था? जी, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो 14वां वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये 2013 में पूर्व गवर्नर जनरल YB रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें मतलब कि स्टेट का जो शेयर होल्डर था, जो स्टेट का शेयरिंग था, उसको 32% से बढ़ा के आपका 32% करने की बात 42% करने की बात कर दी गई थी। इसमें सेक्टोरियल वाइज विभाजन नहीं था, मतलब कि सेक्टर वाइज विभाजन नहीं किया गया था। चलिए इसका स्टेटमेंट पहला देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इसमें केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ा के 42% कर दिया गया था। जी, इसको बढ़ा के 32 से 42% कर दिया गया था। इसमें विशेष तौर पर सेक्टर से जुड़े, मतलब कि क्या सेक्टर वाइज विभाजन था? अनुदानों से संबंधित सिफारिश की गई थी, मतलब सेक्टर वाइज विभाजन नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में आया फोर्टालेजा उद्घोषणा, मतलब फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस मामलों से संबंधित है? जो फोर्टालेजा ये उद्घोषणा था, जो फोर्टालेजा ये शहर है, ये ब्रिक्स का एक शहर है, जो ब्रिक्स समिट 2014 में हुई थी, वहीं पे इसकी घोषणा की गई थी। अब दोस्तों 2014 वाला ब्रिक्स समिट जो होता है वो ब्राज़ील में हुआ था। मतलब जिस हिसाब से इन नामों का एक्रोनिम है, उसी हिसाब से इन सब देश मतलब कंट्री ब्रिक्स मतलब समिट को होस्ट करती हैं। जैसे 2014 में आपका ब्राज़ील किया, 2015 में रसिया, 2016 में इंडिया, 2017 में चाइना और 2018 में साउथ अफ्रीका, फिर 2019 में आपका करेगा ब्राज़ील करेगा। ठीक, 2020 में कौन करेगा? 2020 में आपका रसिया करेगा। ठीक, आइए एक एक चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। अब इसमें मतलब फोर्टालेजा घोषणा क्या था? 2014 का आपका ब्रिक्स समिट में जो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, उसी में इस चीज़ की डिक्लेरेशन किया गया था। अब हम आते हैं 2019 वाला। अब मतलब 2014 वाला ये किया, 2015 वाला रसिया किया, 2016 वाला इंडिया किया, 2017 वाला चाइना किया, 2018 वाला साउथ अफ्रीका किया, फिर 2019 वाला आपका करेगा ब्राज़ील करेगा। 2019 वाला किया है। और इसी में पूछा जा सकता है, ये 2019 का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? 2019 का ब्रिक्स समिट जो होता है वो ब्राज़ील में हुआ था। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी थीम क्या थी दोस्तों? जो इसमें 2019 में इसका थीम था, द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर। द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, ये था 2019 वाले ब्रिक्स समिट का थीम था। ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है, ये पूछा जा सकता है 2020 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए। और 2020 का ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? आपका रसिया में होगा। रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा, आपका सेंट पीटर्सबर्ग में आपका इसका 2020 वाला समिट होगा।
ये मतलब इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है? इसका ऑप्शन दोस्तों बन रहा है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला किसी देश के कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है? मतलब इसका क्वेश्चन को समझिए, कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है, मतलब क्या इंडिकेट करता है? तो पहले हम जीडीपी देखते हैं, जीडीपी होता क्या है। जीडीपी क्या होता है? किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासियों और गैर निवासियों, मतलब ध्यान दीजिएगा, निवासियों एवं गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, मतलब फाइनल वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही आपका जीडीपी कहलाता है। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। जब वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा जाहिर सी बात है जीडीपी ग्रोथ करेगी। जब जीडीपी ग्रो करेगी जाहिर सी बात है आपका आर्थिक वृद्धि होगा। चलिए जब आर्थिक वृद्धि होगा हम देखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट दोस्तों इसमें कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, मतलब कर जीडीपी में अगर कमी होगा जाहिर सी बात है उत्पादन कम होगा तो आर्थिक वृद्धि दर धीमी होगी। ठीक। राष्ट्रीय आय का कम सामयिक मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर राष्ट्रीय आय का क्या ज़रूरी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो तभी जीडीपी ग्रोथ करेगी। अगर हम सबकी आय को मतलब रिसोर्स को मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या ज़रूरी है सबके सब मतलब कि उत्पादन में पार्टिसिपेट करें? जब उत्पादन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या जीडीपी ग्रो करेगा? जब जीडीपी नहीं ग्रो करेगा तो क्या आर्थिक वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होता है आपका। चलिए अगला देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों। तो इसका आंसर बनेगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी मतलब उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसके पीछे क्या कारण है ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, आइए क्यों नहीं होता है। ये रहा आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये रहा आपका साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये आपका अफ्रीका। अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे मतलब दक्षिणी अटलांटिक, यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक पे अब पूर्वी प्रशांत महासागर में यहाँ पूछ रहा है, ठीक, कि पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न क्यों नहीं होता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ये आपका भूमध्य रेखा रहा है। मार्च मंथ में सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा पे चमकता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पे चमकता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है हाई टेम्परेचर होता है। जब हाई टेम्परेचर होगा यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, यहाँ की हवा तो आसपास की हवाएं यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, तो यहीं पे ITCZ का फॉर्मेशन होता है। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, ठीक। अब यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में होता है, यहाँ पे हवाएं जो होते हैं मतलब लैटरली कन्वर्ट होती हैं। अब जब लैटरली कन्वर्ट होंगी तो इसके बाद ये हवाएं इधर से कन्वर्ट हो रही हैं, ये हवाएं इधर से कन्वर्ट हो रही हैं। क्या यहाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए जायज़ सी बात है हवाएं एकदम सीधी मतलब सीधी कोलैप्स करनी चाहिए, ये इधर से ये इधर से। जब ये हवाएं सीधी कोलैप्स करेंगी तभी जाके साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा रहा ये रहा आपका 23.5 डिग्री साउथ, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। मकर रेखा में दोस्तों सूर्य जो होता है दिसंबर में सीधा चमकता है, ठीक। जब यहाँ पे सीधा चमकता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये पूरे समुद्र गर्म हो जाते हैं। जब समुद्र गर्म होते हैं यहाँ लैटेंट हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब इस एरिया में लैटेंट हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब लैटेंट हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे हवाएं सीधा मतलब उठती हैं, सीधा जैसे वर्टिकल उठती हैं। यहाँ पे हवाएं कन्वर्ज नहीं हो पाती हैं इस जोन में।
ठीक। जब हवाएं कन्वर्ज नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में और आपके पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात का उत्पन्न नहीं होता। चक्रवात को उत्पन्न करने के लिए हवाएं आमने सामने से कोलैप्स करनी चाहिए। अब कोलैप्स करने के लिए आपका यहाँ पे कंडीशन नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ हवाएं वर्टिकल उठ रही हैं, यहाँ पे हवाएं एक दूसरे से कोलैप्स नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। इसमें पहला आंसर क्या बोला है, समुद्र पृष्ठों पे ताप निम्न होता है, ताप निम्न नहीं होता है। उस कभी अपसारी क्षेत्र मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जो बिरले हो जाते हैं। दूसरा है सी, कैरियोलस बल अत्यंत दुर्बल होते हैं। ठीक, कैरियोलस बल से कोई लेना देना है नहीं। और डी वाला देखते हैं, इन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होता है, इसे भी हमें लेना देना नहीं है। इसमें बताया ना, ये हवाएं कन्वर्ज नहीं हो पाती हैं। जब तक हवाएं कन्वर्ज नहीं होंगी, जैसे बात है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आपका साइक्लोन नहीं बनेगा। इस हिसाब से ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, बी बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कौन सा सबसे पूर्वी राज्य, कौन सा सबसे पश्चिमी राज्य? चलिए आइए इंडिया का मैप देखते हैं। ये रहा आपका इंडिया का मैप, कुछ इस टाइप का। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वी क्षेत्र। ठीक, सबसे पश्चिमी क्षेत्र आपका गुजरात रहा है। ये इंडिया का यही है आपका सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी क्षेत्र, मतलब सबसे पूर्वी अरुणाचल और सबसे पश्चिमी आपका रहा है गुजरात। ठीक, ये क्लियर हुआ आपका। तो इस हिसाब से आंसर इसका क्या बन जाएगा, इसका आपका आंसर बनेगा नंबर डी, पूर्वी अरुणाचल और पश्चिमी गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट बोला है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अब इसको समझिएगा, ये देश के सामाजिक लोकतंत्र की व्याख्या किस में की गई है? सामाजिक लोकतंत्र की व्याख्या दोस्तों अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 मतलब पंचायतों के गठन के बारे में। ठीक, और दूसरा देखा जाए अगर आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। और आर्थिक लोकतंत्र की बात देखा जाए तो आर्थिक लोकतंत्र के आर्टिकल 41 में देखिएगा, मतलब आर्थिक दशा के आधार पर लोगों को रोजगार, काम इत्यादि की व्यवस्था करें। ठीक, आर्टिकल 39 के अगर हम बी में बात कर लेते हैं, इसमें भी आर्थिक लोकतंत्र की मतलब गठन की व्यवस्था की गई है। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? क्या यह न्यायालय में परिवर्तनीय है दोस्तों? तो बताइएगा इसका क्या सही होगा आपका। तो ये न्यायालय द्वारा मतलब इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा क्यों नहीं लागू किया जा सकता है? क्योंकि ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टेट के पास रिसोर्स होगा, ठीक, तो वो डेवलपमेंट कार्य करेगा। अगर इसके पास जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ेगा वैसे डेवलपमेंट पॉलिसी स्टेट फार्मूलेट करेगी। अगर स्टेट के पास रिसोर्स नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट पॉलिसी फार्मूलेट नहीं करेगा, और इसका न्यायालय में इसको आपको चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए इस हिसाब से इसका आंसर ए भी सही है, स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 8 मूल उद्योगों के सूचकांक मतलब इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? इसमें जो सर्वाधिक महत्व दिया गया है आपका विद्युत उत्पादन के लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप बोला निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहाँ एक प्लावमान मतलब फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। मतलब इसमें फ्लोटिंग पार्क की बात की गई है।
तो भारत में जो सबसे मतलब फ्लोटिंग पार्क है ये कहाँ पे है? ये मणिपुर के है। मणिपुर के कहाँ? लोकटक झील में। लोकटक झील कहाँ? कौन सा पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पे? ये मणिपुर में है। यही एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है इंडिया का। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10वां बोला है राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, जो NIF है दोस्तों एक केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। ठीक, ये नए इनोवेटिव जो कार्य होते हैं तो कुछ सिस्टमेटिक वर्क के लिए ही ये चूज की गई है। इसका निर्माण किया गया है। इसका विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान को सशक्त करने की भारत की राष्ट्रपाल के रूप में कार्य करना इन्होंने प्रारंभ किया था। चलिए देखते हैं इसका पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है NIF केंद्रीय सरकार के अधीन, मतलब NIF जो है केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्था है। जी, एक स्वायत्त संस्था है। NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं को अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की पहल है। इसमें विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं को सहयोग से भारत में वैज्ञानिक संस्थाओं को अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की पहल नहीं, इसमें मतलब कि ये इंडिया की एक स्वायत्त संस्था है। ठीक, जो केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ इसे कोई लेना देना नहीं। इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ। इसका आंसर क्या बनेगा? वो ए बनेगा। दोस्तों ये रहा 10 क्वेश्चन का आपका, ये प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन रहे हैं। ये दोस्तों कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।